अब स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? रिकॉर्डिंग है प्लीज आगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी, आ रही है। जी सर। क्लियर आ रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जस्ट ये होगा, हम सिर्फ ये है कि सिंपल जो जो फार्मूला। अच्छा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मतलब उर्दू, यहाँ पे कोई इंग्लिश वाला तो नहीं है जिसको मतलब उर्दू समझ नहीं आएगी, तो मैं टूटी फूटी इंग्लिश में मुझे फिर बोलना पड़ेगा। सिर्फ एक मोहम्मद रिफास थे जिनको प्रॉब्लम थी उर्दू की, बाकी और मोहम्मद रिफास है कैसे भी है नहीं। और बाकी किसी को भी नहीं हुई कभी प्रॉब्लम अच्छा। ना। फिर भी अगर किसी को इशू है तो बता दें। हाँ। सिर्फ मोहम्मद रिफास थे क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती ना हिंदी आती है, तो इसलिए बाकी कोई भी नहीं है ऐसा। ओके। सो एट द मोमेंट कोई है जिसको उर्दू समझ नहीं आती, तो फिर मैं उसके लिए, फिर मैंने इंग्लिश में फिर मैं स्टार्ट करूँ, मजबूरी है। हम्म, कोई भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जस्ट आप लोग एपेक तो माशाल्लाह से पूरा का पूरा आपका हो गया ना, आप लोग सबका 14 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं ना। अब यस। बायोफार्मास्यूटिक्स और ये थेराप्यूटिक्स की जो जो कैलकुलेशंस आती हैं उसके लिए आपको जस्ट 2 फाइल्स करनी होगी। ये सबसे मतलब ये है कि आप ये समझे कि लकीस्ट पोर्शन होता है, मीन्स ये है कि मोस्टली जो ये 2 फाइल्स आप करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में वो एक लोगेन की फाइल करेंगे ना। लोगेन की फाइल्स भी, उनके बहुत सारे क्वेश्चन इन 2 फाइल्स में ही मौजूद है ना, तो आप उधर से देख लेंगे। लेकिन इन 3 फाइलों से ही आपका ये बायोफार्मास्यूटिक्स की और थेराप्यूटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो इससे कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको पैक सॉरी, आपको सीपीआर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप ये हैंड आउट नंबर, जब हम हैंड आउट नंबर 7 और हैंड आउट नंबर 15 इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है सर। और साथ में लोगेन भी जब हम करें कवर कर लेंगे, तो फिर वो सीपीआर को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीपीआर के सारे क्वेश्चन इन सारे फाइल से कवर हो जाते हैं मोस्टली। हमदी की कैलकुलेशन भी आप लोग फाइल आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है साइड बाय साइड? नहीं, हमदी की नहीं करी। नहीं सर। नहीं। दैट इज द सो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको मिस मत कीजिएगा। वो मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी सारी रिवीजन उससे होनी है मेरे ख्याल में। बहुत इजी शॉर्टकट जो हमदी में क्वेश्चंस गिवन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब यही वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन हमदी ने थोड़े शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में किए हुए हैं और उससे आपको समझ भी आएगी। आप वो फाइल मत मिस कीजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है ना, वो सारी फाइल्स मस्ट कीजिएगा। मतलब एक दफ़ा ये फाइल जब हैंड आउट नंबर 7 हम कर लें और लॉगिन फाइल कर लें और आपने पैक भी किया हुआ है, उसके बाद फिर आप हमदी को थोड़ा टाइम दीजिएगा। उसमें यह है कि डेली आप तकरीबन 10 to 15 पेजेस या 20 पेजेस भी करें ना उसके, मेरे ख्याल में वो यही 100 के करीब उसकी वो है। तो आपका 6 से 7 दिन, एक वीक में आपकी वो पूरी फाइल आराम से ख़त्म हो जानी है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और मज़ा भी आता है कवर करने में, और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। मतलब मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे हमदी और इसी हमदी फाइल से ही, आपको ऐसा फील होगा कि मोस्टली वहां से ही है। अच्छा तो सही। सर वो सबसे फाइल पहले तो है ही नहीं हमारे पास, ग्रुप में आप पे सेंड कर दीजिएगा हम दी की फाइल। ड्राइव में हमदी का हमदी के फोल्डर बना हुआ है गेस ना, उसमें ये तो नहीं। मिस अच्छा। मिस के पास वो नहीं है, आपके पास वो नहीं है, गूगल ड्राइव लिंक नहीं है? नहीं, ड्राइव लिंक तो है, उसमें कैलकुलेशन की हमदी के नाम से फाइल है, हमदी के वो रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन वो आप कैलकुलेशन के आपने हिसाब सही से फाइल का आइडिया नहीं। आपने सही से चेक नहीं किया उधर, हमदी फोल्डर आपने चेक किया था? ये सर पहली फाइल है, एमडी कैलकुलेशन फाइल है, ठीक है, वो मॉडिफाई हुई है 26 मार्च को। जी 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 जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। मौजूद है। हाँ, तो वहां से आप हमदी का पूरा मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा, उस वो फोल्डर, इसी वजह से हमने सबसे पहले इस अच्छा। फाइल यूज की अच्छा हुई है। ठीक है सर। अच्छा, हाँ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं। आज सिर्फ ये है कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, मतलब कि फाइल्स मैंने बता दी कि कौन कौन सी करनी है बायोफार्मास्यूटिक्स और थेराप्यूटिक्स की कैलकुलेशंस के लिए। और अभी थोड़े बहुत फार्मूला जो हैं वो सर से डिस्कस करते हैं, ये तो आप सबको तो पता होगा, बहुत इजी है। लेकिन आपकी थोड़ी की रिवीजन भी हो जाएगी, और जो है ना क्या कहते हैं, फेमिलियर भी हो जाएंगे कि आगे हम
इस फार्मूले के बेस पे ही हमने आगे वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यूनिट्स यूनिट्स टू रिमेम्बर, ये तो यूनिट्स का तो आपको बच्चों वाली चीजें पता होगा कि 1 kg में आपके पास 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह 1 ग्राम में आपके पास 1000 mg होते हैं, 1 mg में आपके पास 1000 mcg होते हैं, 1 माइक्रोग्राम में इस तरह। ये तो सिंपल है, ये तो आई होप कि सबको पता होगा। जी। यस सर। ठीक हो गया, वेल डन। अच्छा, रेशो, अब रेशो पे आ जाते हैं। कभी कभार हमारे पास ये होता है कि क्वेश्चन में वेट बाय वेट और 1% वेट बाय वेट मतलब दिया होता है, तो इसका बेसिकली मकसद क्या हो, मतलब ये तो आपने पैक किया हुआ है तो ये तो आपको बिल्कुल, मुझे मुझे खुद पता है कि आप लोग को आता होगा, लेकिन वैसे यस अभी सर। रिवाइज तो आप लोग का हो जाए। तो 1% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि 1%, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक होगा। इस तरह अगर 1% वेट बाय वॉल्यूम होगा तो वो हमारे पास होगा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह अगर 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो वो आपके पास होगा 1 ml ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ये तो सिंपल वो रेशोज को क्या कहते हैं डिकोड करने वाली बात हो गई कि किस तरह आप डिकोड करेंगे। अगर आपके पास 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया होगा या 3% वेट बाय वॉल्यूम दिया होगा तो आप उसको कैसे कंसीडर करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, यूनिट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अब कुछ चीजें हैं, ये इस पे इतना सर कपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपको पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फार्मूले से भी आपको यूनिट्स का पता चल जाता है। लेकिन वैसे ही आपको यहाँ से डायरेक्ट इन्होंने वो यूनिट्स दिए हुए हैं कि एरिया अंडर द कर्व का यूनिट आपके पास क्या होगा, माइक्रोग्राम इंटू हार डिवाइड बाई ml। ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व का वो होगा, क्या कहते हैं, यूनिट होगा। इसी तरह टोटल बॉडी क्लियरेंस का क्या आपके पास यूनिट होगा, लीटर डिवाइड बाई HR। अब कोई मुझे बता सकता है टोटल बॉडी क्लियरेंस का फार्मूला क्या है? VD into D। वॉल्यूम अपॉन टाइम, टी हाफ, वीडी अपॉन डी हाफ, VD इंटू डिवाइड बाय D टी हाफ। वॉल्यूम, डोज। टी हाफ, VD। बिल्कुल। वीडी एक डिवाइडेड एक बाय VD लाइन टी में into हाफ। आप K, बोल देता कि मुझे सही से समझ आए ना को, VD क्या into होता K, है? वीडी डिवाइडेड बाय टी हाफ, हाफ लाइफ। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि रोज छत पे VD दम दम करते इंटू रहते हैं कब के, सिंपल आप VD कह into रही K, हैं। yes, हाँ, और के को फिर आपने कन्वर्ट किया है, उसका उसकी वैल्यू लगा दी हुई है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि के, अच्छा हाँ, के तो आप दो तरीकों से निकाल सकती हैं ना, मतलब एक तो ये है कि आप हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? सर फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। 0.693 आई गेस। 3 हाँ, डिवाइडेड बाय। डिवाइड बाय हाफ लाइफ ना। डिवाइड जी बाय जी हाफ जी लाइफ। जी जी जी। जी। और शेल्फ लाइफ, 0.694 की क्या वैल्यू होगी? 0.105 डिवाइडेड बाय 0.105 upon K। शेल्फ लाइफ, हाफ के वन। वेल डन, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन करूँ कि हम ये इसमें टोटल बॉडी क्लियरेंस में हम के की वैल्यू हाफ लाइफ वाली क्यों लगाते हैं और शेल्फ लाइफ की क्यों नहीं लगाते? सर हर जगह ना फॉर्मूला में हाफ लाइफ भी यूज हुआ है एज अ वो, कभी भी शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला अलग है, वो शेल्फ लाइफ के नाम से मेंशन होगा। अगर हम ड्यूरिंग वो क्लियरेंस जो है ना वो डिपेंड करता है इन्वर्सली ऑन हाफ लाइफ ना, तो उसका जो है वो शेल्फ लाइफ से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए। वेल डन, वेल डन, उन यही चीज दोनों की सर। एग्जैक्टली मतलब ये सर है कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे या मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे पास अभी, बल्कि शेल्फ लाइफ का मैंने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन वैसे अगर इन केस कोई शेल्फ सर लाइफ का ये मैं आ पूछना भी चाह गई है रहा तो था कि आपने, जी। सर सर ये पूछना चाह रहा था कि जो के की वैल्यू और सेल्फ लाइफ के लिए और टी हाफ के लिए अलग अलग होती है क्या? वो तो सेम, जो लास्ट लेक्चर था उसमें उन्होंने बताया था कि के की वैल्यू दोनों में से किसी से भी कैलकुलेट की जा सकती है। जीरो ऑर्डर की अलग नहीं, होती है और फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर हाँ, की अलग जीरो होती है। ऑर्डर की नहीं, और सेल्फ शेल्फ लाइफ लाइफ और टी हाफ की। फॉर्मूलाज ही अलग अलग है, वैल्यूज ही अलग अलग है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की नहीं वैल्यूज वैल देखें। नहीं, उन्होंने जैसे बोला था, जहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ,
के की वैल्यू दोनों में से किसी फार्मूले से मेजर की जा सकती है। डिपेंड करता है गिवन क्या है। अगर T90 अगर आपको शेल्फ लाइफ गिवन है तो उस फॉर्मूले से निकाल लें, अगर आपको हाफ लाइफ गिवन है तो उस फॉर्मूले से के की वैल्यू निकाल लें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो के की वैल्यू दोनों के लिए सेम और जी सेम होगी दोनों के लिए। वो वैल्यूज इस तरह देंगे वो आपको कि वो सेम निकल रही होगी। ठीक, थैंक क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका एएस? यू। हाँ सर, अमन, थैंक यू सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन सी मैक्स इज इक्वल टू उसकी जो आपके पास होगी एम जी डिवाइड बाई एम जी डिवाइड बाई लीटर। इसी तरह प्लाज्मा कंसंट्रेशन की भी एम जी पर लीटर है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की भी एम जी पर लीटर है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ की जो है हमारे पास हमेशा जो है वो इन हॉर्स हमारे पास दिया होगा। इस तरह बायोबिलिटी हमारे पास मोस्टली क्या है, परसेंटेज में गिवन हो। हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, कोई बता सकता है? डिवाइड बाय 100। जबरदस्त, ठीक हो गया। हाँ, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वो वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। मोस्टली ये याद रखिएगा कि बायो अवेलेबिलिटी जो है इस तरह के क्वेश्चंस में ना बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आपने हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अब आते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो अभी वो जो आपने बताया था 0.693 डिवाइड बाई के होगा। इसी तरह शेल्फ लाइफ का आपके पास क्या होगा, 0.05 डिवाइड बाई के। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला है, डोज डिवाइड बाई सीपी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसी तरह बायोअवेलेबिलिटी का क्या फार्मूला है, ओरल डिवाइड बाय एरिया अंडर द कर्व आईवी। ये एक ही ड्रग के दोनों की वैल्यूज आपको दी गई होंगी, तो बायोअवेलेबिलिटी का पूछा गया तो होगा वो तो वहां अलग से अलग आपको डोजेज फॉर्म कैलकुलेट। से निकाल रहे हैं हम, ओरल से भी और आईवी, और अगर वो ओरल आईवी नहीं होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी का ये फॉर्मूला नहीं होगा ना। जी जी बिल्कुल, वो फिर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू 1 - ER से वो उस फार्मूले से वहां से वो वाली वैल्यूज दी गई होंगी। सही। अच्छा एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी का तो ये है कि AB1 डिवाइड बाय RB1 इज इक्वल टू AB2 डिवाइड बाय RB2। वो तो एब्रीवेशन की जरूरत तो नहीं है ना, ताकि चीजें क्लिक करें और समझ आ रही है ना। अ, उसके बाद क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस वो के VD इंटू के सही हो गया। उसी तरह फिर वो के की वैल्यू नीचे पुट की गई हुई है, CL इज इक्वल टू VD इंटू 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। अच्छा मैं कोई ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, या समझ आ रही है हर किसी को? मतलब अगर किसी जी। को कहीं कहीं पे भी जरा बराबर भी समझ नहीं आती, वो उसी टाइम मुझे रोक के वहां पे क्वेश्चंस अपने क्लियर करवा सकता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी जी, अब समझ भी आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन करने में कोई शर्म नहीं है, मतलब जितना आप शर्म करेंगे खुद का ही नुकसान करेंगे। तो आप बीच में रुकवा सकते हैं, बेशक एक दफा समझ नहीं आती 10 दफा मैं समझाऊंगा, लेकिन जब तक वो आप चीज क्लियर नहीं होती तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। अच्छा उसके बाद हेपेटिक क्लियरेंस पे आ जाते हैं। हेपेटिक क्लियरेंस हमारे पास ये है कि टोटल क्लियरेंस माइनस रीनल क्लियरेंस, इससे हम हेपेटिक क्लियरेंस मालूम करते हैं। इसी तरह हेपेटिक क्लियरेंस का एक और फॉर्मूला CLH इज इक्वल टू Q इंटू ER। क्यू जो है हमारे पास लीवर परफ्यूजन है, और ER जो है हमारे पास एक्सट्रैक्शन रेशो है ऑफ लीवर। अच्छा एक्सट्रैक्शन रेशो का फिर हमारे पास फर्दर वो है कि वो किसके बराबर होती है, वो CV डिवाइड बाई CA। मोस्टली ये फार्मूला यूज ही नहीं होता। सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो F इज इक्वल टू F इंटू 1 - ER। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होता है। ये आप ज्यादातर माइंड में रखें ना, बायोअवेलेबिलिटी का ये वाला फार्मूला। उसके बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का हमारे पास क्या फार्मूला है, R डिवाइड बाई CLT, आर आर इंटू R डिवाइड बाई VD इंटू के। सही है, जबकि R हमारे पास क्या है, इन्फ्यूजन रेट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कुछ चीजें रटे वाले अब आ जाती है ना, कुछ मतलब आप क्वेश्चन तेज सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करना चाहें बगैर लंबी लंबी वो चीजों के ना, तो यहाँ पे आपको कुछ रट्टे की जरूरत होगी। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, जब रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर होता है ना स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ये तो पता होगा। जी। अच्छा अब
किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्वेश्चन हाफ लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 90% स्टेडी स्टेट का आपको पूछा गया होता है कि ये ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ ये है, 90% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल ये है, आपने अगर ये रटा किया हो कि 90% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारे पास कब पहुंचती है, 3.3 हाफ लाइफ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो पहुंच जाती है। मीन्स 90% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पहुंच जाती है। तो ये आप ये रटे के यहाँ पे चीजें आ गई कि 90% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 3.3 हाफ लाइफ पे पहुंचेगा, 95% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारे पास 4.32 हाफ लाइफ पे पहुंचेगा। उसी तरह 99% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारे पास कितने हाफ लाइफ पे पहुंचेगा, 6.65 हाफ लाइफ पे हमारे पास 99% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगी। समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। ठीक हो। अच्छा, अब लोडिंग डोज पे आ जाते हैं। लोडिंग डोज का आपके पास फार्मूला है वीडी इंटू सीपी डिवाइड बाई एफ। वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सीपी वही प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, और एफ जो है आपके पास बायोअवेलेबिलिटी है। अच्छा, units of loading dose is mg. If IV dose is given, then F is equal to 1 is IV root। इसकी समझ तो आ गई। अगर आपके पास डायरेक्ट मतलब किसी कोई ड्रग जो है वो डायरेक्ट आईवी रूट के थ्रू दी जा रही हुई, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी? 1 या 100%। वेल डन, 1 या 100%, क्योंकि उसमें तो वो तो डायरेक्ट सीधा एब्जर्व हो रही है ना। समझ आ रही है ना क्यों 1 कि होगी या उसमें डिजायर्ड 100% प्लाज्मा होगी? कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी प्लाज्मा में ही जा रही है। एग्जैक्टली, मीन्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही है। वैन में आप इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, उसको वो लेयर्स क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन या बायोअवेलेबल होने की जरूरत, क्योंकि वो डायरेक्टली सीधा आपकी ब्लड में शामिल हो रही है। तो इसकी जो है आपके पास 100% बायोअवेलेबिलिटी या उसकी वैल्यू 1 आप कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास मेंटेनेंस डोज है। मेंटेनेंस डोज, सिर्फ मेंटेनेंस और लोडिंग डोज में ये फर्क है कि लोडिंग डोज में आप वीडी इंटू सीपी डिवाइड बाई एफ है, और मेंटेनेंस डोज में हमारे पास सीएल इंटू सीपी डिवाइड बाई एफ है। मीन्स वहां पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मेंटेनेंस डोज में आप क्लियरेंस को ज्यादा, उस क्लियरेंस पे फोकस करते हैं। क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई बायोअवेलेबिलिटी, ये आपके पास मेंटेनेंस डोज आ गई। उसके बाद यहाँ है कि ये इसी फार्मूले को थोड़ा, मेंटेनेंस डोज के फार्मूले को थोड़ा और वो किया हुआ है कि डोज इज इक्वल टू सीएल इंटू सीपी डिवाइड बाई एफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सीपी को रखा हुआ है, बाकी वो एफ को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डोज एफ इंटू डोज डिवाइड बाई सीएल की वो जो वैल्यू, सीएल आपके पास पता है ना कि केवीडी के बराबर होती है ना। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी नजर आ रही है। जी। हाँ, तो बस वो उस तरफ वो लेके गए हुए हैं। तो ये आपके पास सीपी का एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का एक नया फार्मूला भी मतलब यहाँ से डिराइव हो सकता है, सीपी इज इक्वल टू एफ इंटू डी डिवाइड बाई, जब ये बेसिकली रिक्वायर्ड डोज के लिए मोस्टली ये फार्मूला हम यूज करते हैं ना, ये यही वाला, जहाँ पे हमारे पास आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी दी गई होती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई होती है, हाफ लाइफ भी दी गई होती है, और साथ में डोज इंटरवल भी, ये आई आपको साफ नजर आ रहा है ना, ये डोज इंटरवल है। और साथ में एफ जो है बायोअवेलेबिलिटी भी दी गई होती है, वो रिक्वायर्ड डोज का आपसे पूछा गया होता है मोस्टली ये क्वेश्चन। तो ये फार्मूला आप उसमें यूज कर सकते, ये फार्मूला मोस्टली उन क्वेश्चन में हमारे पास यूज होता है। अब फार्मूले के लिए तो कोई इतना कंसेप्ट वो तो जितना तो समझा जा सकता है उतना तो बंदा समझ लेता है, लेकिन मोस्टली जो है रट्टा ही लगाना पड़ेगा आप लोगों को इस पे। अच्छा, क्रेटिनिन क्लियरेंस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूले का मुझे अपने एग्जाम में भी मुझे आया हुआ था, मुझसे गलती हो गई थी मैंने वो क्वेश्चन बिल्कुल मोस्टली में जब सामने आएगा मोस्टली मैं फिर बता दूंगा कि यही वाला क्वेश्चन था। अभी उसमें ये था कि मैंने आंसर भी मुझे पता था, क्योंकि वो वही रिपीटेड क्वेश्चन था सेम टू सेम, लेकिन मैंने जल्दी में क्या कर ली कि यहाँ पे वो क्रेटिनिन क्लियरेंस का जो हमारे पास फार्मूला है
140 minus age in air multiplied by body weight in kg divided by 72 into serum creatinine clearance इन mg पर डेसीलीटर। ये चीजें आप मस्त याद रखें कि सीरम क्रेटिनिन अगर कोई mg पर लीटर में दिया हुआ है तो आपने डेसीलीटर में कन्वर्ट करके उस फार्मूले में पुट करना है। ऐसा ना हो कि वो आप सीधा जो है वो उसमें पुट कर लें। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो मैं अपने क्वेश्चन का बता रहा था, कैप्स में मुझे क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने ये गलती कर दी कि मैंने, हालांकि उसके आंसर का भी मुझे पता था, वो सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने वैसे खुद की श्योरिटी के लिए मैंने फार्मूले में पुट करके वो आंसर उसका निकाल लिया। तो उन्होंने क्या ट्रिक किया हुआ था कि वही वाला आंसर डायरेक्ट दिया हुआ था, और वो क्वेश्चन में हमारे पास वो स्टेटमेंट में फीमेल थी मींस, तो जब भी फीमेल होगी तो वो लास्ट में वो आंसर को आपने 0.85 से फर्दर मल्टीप्लाई करना होता है, तो पर फिर जाके आपके पास वो फाइनल क्रेटिनिन क्लियरेंस वाली वैल्यू आती। तो मैंने वो फीमेल को इतना वो क्वेश्चन मैंने गौर से नहीं पढ़ा, मैंने वो, तो मैंने वो आंसर पहले सही सेलेक्ट किया हुआ था क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन था, लेकिन वो दोबारा कैलकुलेशन से मैंने वो क्वेश्चन वो आंसर जो है वो मैंने दोबारा गलत सेलेक्ट कर दिया था। लेकिन एनी हाउ आप ये चीज जो है वो माइंड में जरा रखिएगा, इस तरह के वो ट्रिक्स भी जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, उसका तो पता है कि डी यू डिवाइड बाई डी एन हमारे पास बराबर होगा सी एल टी यू डिवाइड बाई सी एल टी एन। मतलब डोज ऑफ द अनपेयर, डोज ऑफ द अनपेयर्ड या सॉरी इम्पेयर्ड और इम्पेयर्ड रीनल पेशेंट की जो डोज होगी वो डिवाइड बाई नॉर्मल हमारे पास होगी क्लियरेंस ऑफ द इम्पेयर्ड लीवर डिवाइड बाई क्लियरेंस ऑफ द नॉर्मल लीवर रीनल सॉरी। तो ये हमारे पास यही बेसिक ये फार्मूला हो गए, तो बहुत इजी है। उसके अलावा हम बीएमआई पे आ जाते हैं। बीएमआई हमारे पास कैसे मालूम करते हैं, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, इससे हमारे पास क्या आ जाता है, बीएमआई आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत पता है आपको, सिंस फर्स्ट ईयर बल्कि सिंस 9th क्लास आप पढ़ते आ रहे हैं। वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इससे आपके पास मोल्स आ जाता है। मोलरिटी किस चीज, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, मोलरिटी का फार्मूला मुझे कोई और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता है इस फार्मूले को देख के? नंबर ऑफ मोल से हम क्या निकालेंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स से हम वेट पर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ना मॉलिक्यूल का, उसके मॉलिक्यूलर वेट वेट हमारे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही। नंबर ऑफ मोल्स जी इंटू हाँ, मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो वेट आ जाएगा। ठीक। हाँ हाँ, तो मींस आप मास कह इन रही ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ। हैं, सॉरी मिस आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रही हैं? हेलो। अच्छा, मिस सूर्य ने सही बताया, उसने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स सिंपल पुट करेंगे मींस वेट, उस सब्सटेंस का हम वेट लेंगे और उसकी मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके फिर उसको उसी नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद उसको हम वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करके हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी। ऐसा है मिस? सर अगर आप यस। नंबर ऑफ मोल्स का पुट करें तो ऐसे ही होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट पे आ जाते हैं। मिली इक्विवेलेंट आप नाम से जाहिर है कि मिली का मीन्स ये है कि आपको मिलीग्राम एमजी से आपको वो वेट जो भी सब्सटेंस होगा उसको, उसका वेट जो है आपने एमजी में कंसीडर करना होगा, ग्राम में कंसीडर मत कीजिएगा। सही हो गया। उसके बाद उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट आपके पास क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट सॉरी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ द इट वैलेंस सब्सटेंस। से। ठीक हो गया। तो वैलेंसी का तो पता होगा ना कि क्या, वो तो सिंपल। हाँ, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स वो हम ऐसे कंपाउंड्स ना दे दी जिसकी वैलेंसी हम ना निकाल सके। बहुत ही सिंपल जनरल जो सब NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, इस तरह के सिंपल वो देते हैं, इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इक्विवेलेंट वेट तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, मिली स्मॉल, मिलिया स्मॉल हमारे पास बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बट साइड कंपाउंड इन अ सोल्यूशन। NaCl है, नमक है, हम पानी में डालेंगे उसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स आएंगे, उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मिली स्मॉल। मिलिया स्मॉल।
सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप NaCl पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा हमारे पास Na+Cl, दो आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ NaCl हमारे पास कितने मिली स्मॉल के बराबर होगा? 2। 2 मिली स्मॉल के। अच्छा, इसी तरह CaCl2 प्लस। अच्छा, इसके बाद में कोई एक दो एग्जांपल्स के थ्रू पूछूंगा कि आपको सही मिली स्मॉल की समझ आ गई कि नहीं, तो आपने फिर बताना है। CaCl2, वो हमारे पास क्या होगा? 1 मिली मोल ऑफ CaCl2 हमारे पास कितनी मिली स्मॉल के बराबर होगा? 3, क्योंकि 1 कैल्शियम का 2 क्लोरीन के। 2 क्लोरीन के। वेल डन, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि NaHCO3 वो कितने मिली स्मॉल के बराबर होगा? NaHCO3, सोडियम 2 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, कितनी सोडियम मिली? बाइकार्बोनेट 2 मिली 3, ऑस्मोल 3 2, एक NH 2 सर 2 वन बाय वन बाइकार्बोनेट बताएंगे आयन एंड ताकि सोडियम। वन बाय वन बताएं ताकि सर मुझे पता 3 चले कि किसका कंसेप्ट सही से सोडियम क्लियर हो। हाइड्रोक्साइड। सर 3 इसलिए क्योंकि कार्बोनेट जो है ना -2 होता है, तो Na+2 तो हम उसको नहीं करेंगे, उसका वैलेंसी प्लस ही होगी, तो हम 2 उसके पहले लिख देंगे सोडियम के। तो 2 अच्छा मॉलिक्यूल ऑफ मिसूरी सोडियम, 1 आप कह मॉलिक्यूल रही हैं कि, हाँ मिसूरी आप कह रही हैं कि 3, मुझे सिर्फ आंसर बताएं, बाद में फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। 3। आप कह रही हैं मिस के 3 मिली स्मॉल के बराबर होगा 1 मिली मोल ऑफ NaHCO3। जी जी। और कौन आंसर दे रहे थे? मैंने बोला 2। अच्छा, आप 2 का कह रही हैं, 1 मिली स्मॉल 2 के बराबर होगा, सही है। जी जी और किस, बस सोडियम यही दो बाइकार्बोनेट तो दो पूछा है ना बंदों ने? आपने? क्या चीज? जी। NaHCO3 या नहीं नहीं, NaHCO3, सिर्फ तो ये 2 सिंपल होगा। सिंपल इट विल सिंपल बी 2। NaHCO3 कितने मिली तो स्मॉल 2 के बराबर? होगा, 2 होंगे। 2 2 सर। सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन अलग अलग। अच्छा, 2 के बराबर होगा, सही है। और किसका आंसर है? बस यही सब ने आंसर दे दिए है। और भी सारे लोग तो बहुत सुन रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे, क्या हिसाब किताब में समझ नहीं आ रही क्या? कोई वकास या दानियाल या वो अभी जो सर इसका AS 2 था। होगा। अच्छा, सर आप मेरे मीडिया लाइट का इशू था, मैंने two। अभी ज्वाइन किया, तो वो बस मुझे मैं सुन नहीं रहा था तब से। इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट सही करूंगा सही कल से। वकास यार, आप तो बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन पता जी नहीं जी, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं मैं आता। ज़्यादा एक्टिव होऊंगा। हाँ बस हाँ ये हाँ थोड़ा सा हाँ। आज इशू था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा वकास, आप क्या कह रहे हैं, कितने मिली स्मूथ के बराबर होगा? वन सर मिली मुझे तो मोल 2 ही ऑफ लग रहा है, मुझे तो 2। NaHCO3। हाँ, एक उसका तो मुझे तो 2 ही लग टू रहा है। लग नहीं, सही कंफर्म बताओ ना, या 2 बताओ या 3 बताओ, ऐसा 2 नहीं कि ये 2 2 2। 2 बता रही हैं। अच्छा। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने आंसर दिया हुआ था 2 मिली स्मॉल का, बिल्कुल वो सही है ना वो। मतलब उनका कंसेप्ट शायद थोड़ा बहुत, शायद नहीं बल्कि काफी बिल्कुल क्लियर है। NaHCO3 का अगर आप डिसोसिएट करें तो क्या क्या आएगा, कोई बता सकता है? सो सोडियम आएगा Na, और SCO3 का वो बनेगा। -1, ठीक हो गया, वेल डन, सोडियम सही। बाइकार्बोनेट। हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, 1 Na आएगा और एक जो है HCO3 आएगा। तो ये टोटल कितने जी, आपके पास मिली स्मॉल हो गए? 2। 2, 2 मीडिया एग्जैक्टली। स्मॉल से। हाँ जबरदस्त, बस यही चीज है, बस मींस कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें ताकि कोई भी कंपाउंड आपके, वैसे टफ कंपाउंड्स तो नहीं आते लेकिन मोस्टली जो है वो आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मींस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो जितना आप वर्स्ट के लिए वो प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह वो रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली बेस्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अगर डेक्सट्रोज हम सोल्यूशन में वो करें तो वो डिस्सोसिएट हमारे पास नहीं होता, तो उसका ये होता है कि जो चियो कंपाउंड आपके पास सोल्यूशन में डिस्सोसिएट नहीं होती तो उसका मिलीमोल क्या होगा? 1। 1 सर। 1 ही कंसिडर करेंगे। 1 डिसोसिएट हाँ नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं फॉर सच कैलकुलेशन यू कैलकुलेट मिलीमोल्स फर्स्ट एंड देन कन्वर्ट इनटू मिलीस्मोल डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हाँ वो, अच्छा इस तरह की जिसमें भी मतलब मिलीस्मोल के कैलकुलेशंस होते हैं, इसमें ये है कि हम पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं। मिलीमोल का फार्मूला कौन बताएगा मुझे? मिली मोल्स का फॉर्मूला है मिलीग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मिली ऑस्मोल, मिलीग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
मिलीग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नहीं वेट इन मिलीग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मिलीमोल होता का। है एन, होता है एन इज इक्वल टू एम ओवर मोलिकुलर वेट, और अगर वो करेंगे तो फिर हाँ यही है, एम ओवर मोलिकुलर वेट। यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या पड़ा था? मिली मास ऑस्मोल इन पड़ा था। ग्राम अच्छा बाय मिली मॉलिक्यूलर ऑस्मोल वेट। पड़ा था, मिलीमोल नहीं पड़ा। हाँ नहीं जी नहीं, जी। मिली मोल नहीं पड़ा। जो वो चले आगे आगे। मिली हाँ इक्विवेलेंट पड़ा था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ वो तो मिली ऑस्मोल का है ना, वेट इन mg डिवाइड बाई मिली वेट वेट इन, हाँ डिवाइड बाई सर मिली इक्विवेलेंट। ऑस्मोल पूछ रहे हैं जी आप जी, नहीं मिली या मिली मिली मोल मोल का पूछ मैं रहे हैं? पूछ रहा हूँ। मिली मोल मोल्स, का तो मिली वेट इन मोल्स तो मोल्स मिलीग्राम को अपॉन डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट। 1000 से। उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा सर? ये किसने बताया, ये किसने बताया मोल्स को डिवाइड करेंगे 1000 से? सर मैं बता रही हूँ। जबरदस्त, सिंपल सिंपल। उसको देखे ना, उसको नाम से, नाम नाम से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहे हैं कि क्या फार्मूला कौन सा बनेगा। मिली मोल्स का क्या मतलब है? मिली मींस आपको सब्सटेंस क्या mg में लेना पड़ेगा, और साथ में क्या है, मोल्स है। तो मोल्स को सिंपल डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो आपके पास वो फार्मूला किस चीज का बन जाएगा, मिली मोल्स का। सही। अच्छा, ये तो समझ आ सिंपल गई? कन्वर्जन सर थी। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स तो कराया था सर, समी ने कुछ इस तरह से ही कराया, बताया था हमें। मिली मोल ये सिंपल एक फार्मूला है ये। इसमें वो आप वाला था ना, एन हम इज इक्वल टू मोलैरिटी से एम कर ओवर रहे हैं कि मोलिकुलर अरे वेट। मोलैरिटी सर डिवाइडेड उसमें बाय मोलैरिटी, लीटर। हाँ। उसमें हाँ, मतलब उसमें हम मोलैरिटी ग्राम ले रहे हैं तो इसमें मिलीग्राम ले लेंगे, मिली हाँ वो मोल्स में। उन्होंने तो करवाया था ये ना, मिली, मैथ्स को ऑलवेज ग्राम में लेना है, जी ओवर एम डब्ल्यू, जी मतलब कि मोलिकुलर वेट। जी ये जी हो जी और रहा जी। इसमें है, ये तो मिलीग्राम सिंपल लेंगे तो कन्वर्जन है। हाँ। ये तो सिंपल कन्वर्जन, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। मींस अगर आप सब्सटेंस ग्राम में ले लेंगे तो उसको फिर आपने 1000 में डिवाइड मोल्स। मत करना होगा, तो मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सटेंस mg में ले लिया तो उसको फिर फर्दर आपने 1000 से फिर वो नहीं करना, सर हम्म सर एक ही बात डिवाइड हो नहीं गई ना, करना। मिलीग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर ले या नंबर मोल अपॉन 1000 कर ले, एक ही बात हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, अब आगे प्रोसीड करते हैं कि सॉल्ट्स विद वैलेंस वन वे सेम मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इस बात की समझ मुझे तो नहीं आ रही, कौन समझाएगा मुझे? सर जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनकी हमेशा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी 1 ही होगी। वो क्यों? जैसे कि NaCl है, उसकी अगर हम उसकी वो वैलेंसी देखें 1 है, तो अगर हम उसकी नॉर्मेलिटी निकालें वो भी 1 निकलेगी, उसकी मोलैरिटी निकालें वो भी 1 निकलेगी। वेल डन, सही हो गया। मींस जिसकी भी वैलेंसी आपके पास वन आ रही है, HCl KCl NaCl KOH NaOH, जिसकी भी आपके पास वो आ रही है उसकी क्या होगी, आपके पास मोलरिटी और नॉर्मेलिटी हमेशा वन ही होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। द वैलेंस इन सॉल्ट मींस द नंबर ऑफ मेटल सर आयन प्रेजेंट। 1 होगी या सेम होगी, या तो सेम लिखा है। सेम सेम का नहीं मतलब बनोगे। वही वन ही हो गया ना। अच्छा मतलब कि 1 डिजिट 1 नहीं, मतलब कि सेम मतलब कि एक जैसे। नहीं नहीं नहीं, एक जैसे कैसे? अगर मोलिकुलर वेट चेंज हो गया तो फिर कैसे? नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आप किस चीज से आप रिप्रेजेंट करते हैं? यही कहते हैं ना, 1 मोलर NaCl 1 मोलर HCl। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर वैलेंसी 1 है तो आप ये कह रहे हैं कि वो डिजिट 1 के बराबर होगी या एक ही होगी? उसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होगी। मींस लेट सपोज ओके NaCl, ओके। हाँ हाँ मतलब तो मैं कंफ्यूज कर गया था कि आपने 1 मतलब कि जो नंबर 1 है वो कह रहे हैं, तो वो नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं थोड़ा नहीं नहीं, सा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, जिन कंपाउंड्स की वैलेंसी वन है उनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी वो सेम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं वैलेंस वन साल्ट। उसकी एग्जांपल NaCl HCl के KCl Li2CO3, ये एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं, सही है। वैलेंस टू के भी दिए हुए हैं, वैलेंस थ्री का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये कोई कोई वैलेंस थ्री का आज तक मैंने कोई भी प्रीवियस पास पेपर उठा के देख लें, कोई भी किसी में भी मैंने वैलेंस थ्री का वो नहीं देखा क्वेश्चन, मेरे जहन मेरे सामने तो नहीं आया। आप लोगों ने भी शायद देखी होंगी, किसी के सामने आया है वैलेंस थ्री उनका इस तरह का कंपाउंड का वो? नो सर।
आज तक वो इतने टफ देते ही नहीं है, क्योंकि बंदा उनको पता है वो ये बंदा कोई केमिस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो फिर बहुत अपर क्लास में चली जाती है, केमिस्ट एक्सपर्टीज में चली जाती है। अच्छा, अब पीएच पे आते हैं। पीएच हमारे पास मेरे ख्याल में मीटिंग सिर्फ 1 मिनट रह गई है। सर मैं नेक्स्ट मीटिंग कर दूँ इसके बाद, या वकास से बोल दूंगी वो कर देंगे, क्योंकि मेरी मीटिंग भी 10 मिनट्स बाद स्टार्ट होगी। कोई और लिंक क्रिएट कर दे जल्दी से, वो जी मुझे वकास शेयर कर आप लिंक दे। क्रिएट कर दीजिएगा फिर मैं कर मुझे। दूंगा रईस भाई, मैं कर ठीक दूंगा है, और शेयर। मैं रिकॉर्ड जी, कर आप दूंगी लिंक इसको। लिंक शेयर कर दें मुझे ना, तो फिर पीएच जो है फिर वो उसमें स्टार्ट सर करते मैं हैं। ये ठीक हो, एंड कर दूँ या ले? या हाँ नहीं बस मिस ये, आप कंटिन्यू करें, मैं ऐड करके मैं लिंक बनाता हूँ, मैं ऐड कर दे आप एंड करके मतलब आप कि मैं लिंक निकलता बना हूँ। लें जल्दी हाँ से, हाँ ओके। सही। जी वो मैं अगले मीटिंग में ये स्टार्ट करूंगा ना, बीएपीएच उसमें फिर स्टार्ट करते हैं। सही है, वो मीटिंग कर देंगे स्टार्ट, मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक ठीक हो, ठीक हो। सर एक चीज सवाल पूछी थी कि अगर हमने वैलेंसी 1 का पढ़ लिया कि वो सेम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होती है, लेकिन वैलेंस 2 में चेंज होगी, नॉर्मेलिटी 2 होगी, मोलैरिटी भी 2 होगी। अगर वन वन मोलर सब अगर उसका अगर आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेंगे ना, तो वो तो आपके मोल्स पे डिपेंड कर